now we are starting our last and next chapter of chemistry, structure of atom. This is the last and very important chapter of chemistry. By this you have so many solutions of your 10th class chemistry. ये chapter में जितनी भी terms हैं, these are very helpful in your class 10. So first of all, you should come to know each and every term of this chapter. First of all, I'm discussing about the atom. What is atom? एटम क्या है? एटम की शेप कैसी है? अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज स्फेरिकल. जो एटम की शेप है वो स्फेरिकल है. कैसे है उसके बारे में हम नेक्स्ट टर्म में चैप्टर्स में वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जो एटम की शेप है वो स्फेरिकल शेप है. ठीक है. बट हमारे जो डाल्टन साइंटिस्ट थे उसने हमें बताया था कि जो एटम है स्मॉलेस्ट है और इनडिविजिबल है. कि एटम स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा पार्टिकल है और इनडिविजिबल है, मीन्स डिवाइड नहीं हो सकता. बट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बार बार कि एटम इज डिविजिबल, कि एटम को आप डिवाइड कर सकते हो. छोटा है वो तो है बट डिवाइड कर सकते हो. ठीक है. तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अब आप कहोगे कि अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा है तो स्मॉलेस्ट कैसे हो गया? जब हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं, जो भी इसके डिवीजन के बाद पार्ट्स होंगे वो स्मॉलेस्ट होंगे. फिर ये कैसे स्मॉलेस्ट हो गया? स्मॉलेस्ट का मतलब है कि जो भी हमारा एटम है वो हर एटम उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है. पर जो एटम को डिवाइड किया है हमने, जिस भी चीज से बना है, वो पार्टिकल्स उस एटम की सारी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते. जैसे हमारे पास मान लो सोडियम एटम है, मान लो क्लोरीन एटम है, तो कोई भी एलिमेंट है, मान लो मेरे पास क्लोरीन है, तो जो क्लोरीन एलिमेंट के एटम्स होंगे वो सारे के सारे एटम्स उस क्लोरीन की प्रॉपर्टीज को शो करेंगे. ठीक है. बट अगर क्लोरीन के जो एटम है, एटम आपको पता है, मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से बना है, तो जो वो सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे एटम के, वो उस क्लोरीन की सभी प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर सकते. ठीक है. इसीलिए हमने एटम को क्या कहा है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल. इंडिविजिबल तो नहीं रहा. इंडिविजिबल क्योंकि वो डिवाइड किया गया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसको डिवाइड कर दिया, उसको बता दिया कि ये डिविजिबल है. अब देखिए कि हमारे पास क्या क्या पार्ट्स हैं उसके, जिसको डिवाइड करने के बाद कैसे डिवाइड किया गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. पर डिवाइड होने के बाद क्या बना, ठीक है, क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एटम के, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दैट, द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम. एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? 3 पार्टिकल्स हैं जिनसे एटम बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है. अब हम इनके बारे में चार्ज, प्रोटॉन का सिंबल है हमारे पास स्मॉल p, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है e, न्यूट्रॉन का सिंबल है स्मॉल n. ठीक है. तो हमारे पास जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, और न्यूट्रल नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता. अब चार्ज कितना प्रोटॉन के ऊपर, मैंने अभी कहा प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कितना, उसकी कुछ वैल्यू तो होगी, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम. कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज. जैसे लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में, वैसे ही हमारे पास चार्ज को मेजर किया जाता है कूलम में. और चार्ज कितना है प्रोटॉन के ऊपर? 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम. हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर चार्ज सेम होता है. ठीक है. तो कितना है उसके पास भी? 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम. पर डिफरेंस क्या है? सिर्फ इसके ऊपर पॉजिटिव होता है और इसके ऊपर नेगेटिव है. न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, नो चार्ज, तो इनके ऊपर चार्ज क्या हो गया? जी. अब है इनके मास, कितना मास है इनका? तो प्रोटॉन का मास हमारे पास और न्यूट्रॉन का जो मास होता है अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है. ठीक है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कैसा है? इक्वल होता है. कितना इक्वल? प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम. और न्यूट्रॉन पे भी कितना है? दोनों का मैंने अभी आपको बताया इक्वल, तो 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम. बट न्यूट्रॉन तो बहुत लाइटर पार्टिकल हैं,
बहुत ही हल्के हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इनका कितना मास है देखिए 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 किलोग्राम, इतना कम है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास। अब इनकी डिस्कवरी, हम इसकी डिस्कवरी किसकी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, कैसे की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट किसने की, ठीक है। तो किसने की, हमारे पास जो डिस्कवरीज हुई, सबसे पहले हमारे पास जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इनकी डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेटर हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई बाय द साइंटिस्ट जे जे थॉमसन साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की, और उसने साथ ही नाम नया रख दिया इलेक्ट्रॉन का कैथोड रेज। उसने कैथोड रेज की फॉर्म में इसकी डिस्कवरी की गई। फिर बाद में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, और प्रोटॉन का नाम हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टाइन साइंटिस्ट ने एक आइडिया दिया था प्रोटॉन का, उनको कैनाल रेज की फॉर्म में प्रोटॉन ऑब्जर्व हुए, बट लेटर रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने उसके बारे में डिटेल स्टडी की थी। बट हमारे पास जनरली हम डिस्कवरी में अगर नाम लिखते हैं तो हम लिख देते हैं ई गोल्डस्टाइन। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बाद हुई है। हमारे साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक, उन्होंने डिस्कवरी की न्यूट्रॉन की, ठीक है। अब इनकी बात आती है कि एटम में कहाँ है पोजीशन, कहाँ मिलते हैं ये एटम, पोजीशन, लोकेशन। जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जिनका मास नियरली इक्वल है, ये दोनों मिलते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं, बहुत हल्के हैं, लाइटर मास होने की वजह से दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि जो होल मास होता है किसी भी एटम का, वो कंसंट्रेटेड इन द सेंटर, किसी भी एटम का सारा मास सेंटर में होता है। तो सेंटर में ऐसा क्या है किसी एटम के कि सारा मास वहां पर होता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था एटम की शेप कैसी है, स्फेरिकल, ये एटम की शेप है स्फेरिकल, और इसके सेंटर, ये सेंटर है, यहाँ पर सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, और सेंटर में आपको मास में क्या मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं क्योंकि लाइटर होते हैं, ठीक है। तो सारा मास कहाँ होता है, सेंटर में, और सेंटर में हमें क्या मिलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो ये न्यूक्लियस होता है, ये तो मैंने बहुत बड़ा दिखा दिया आपको, इतना बड़ा न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस का जो साइज होता है एटम के कंपैरिजन में, साइज के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, माइन्यूट, बहुत छोटा इसका साइज। और उस छोटे से न्यूक्लियस के बीच में क्या क्या चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो हैं उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। मतलब जो किसी भी एटम का जो मास है वो सेंटर में उस न्यूक्लियस के, उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर है, और बाकी चारों तरफ उसके मास की जगह पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब होल मास ऑफ एन एटम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। सारा मास कहाँ पर है, सेंटर में, और सेंटर में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और बाहर क्या है हमारे, इलेक्ट्रॉन, ओके। और हमारे पास जो प्रोटॉन का अदर नेम क्या है, कैनाल रेज, इलेक्ट्रॉन का अदर नेम क्या है, कैथोड रेज। किस साइंटिस्ट ने दिए, इसका नाम दिया जे थॉमसन ने, और के प्रोटॉन का नाम कैनाल रेज किसने दिया, ई गोल्डस्टाइन साइंटिस्ट, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एटम के बारे में जनरल टर्म्स हैं जो हमारे माइंड में किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को, किसी भी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने से पहले हमें टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है चार्ज उसके ऊपर, क्योंकि एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों का नंबर सेम है, तो वो एटम न्यूट्रल है, ठीक है। प्रोटॉन का मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन का मतलब जितने नेगेटिव चार्ज हैं, तो वो एटम जो है हमारे पास न्यूट्रल है। और अगर इसमें से कुछ भी चीज ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन कम है या ज़्यादा है, तो एटम न्यूट्रल नहीं होगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। बट अगर दोनों इक्वल हैं तो उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ठीक है। जैसे सोडियम है हमारे पास,
ठीक है, सोडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, ठीक है, दोनों सेम है, इक्वल हैं, तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो नहीं है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, अगर जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे उतने उसके हिसाब से तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अगर दोनों इक्वल हैं तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब मान लो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन जो में है 11 की जगह मैं लिख देती हूँ 12, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज़्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो सोडियम गेन करने की वजह से सोडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोडियम बन जाएगा एनायन। और अगर इस सोडियम में इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम में 10 रह जाए, ठीक है, 10 रह जाए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका कम हो गया प्रोटॉन से, तो कम होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो बन जाएगा कैटायन। ठीक है, और अगर दोनों इक्वल हैं तो एटम क्या है न्यूट्रल। मतलब किसी भी एटम को न्यूट्रल बनाने के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इफ दे आर नॉट इक्वल देन इट विल हैव चार्ज, तो एटम के ऊपर चार्ज होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एटॉमिक नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, जिसकी हम उसकी हेल्प से ही हम किसी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इसका 1 है 2 है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको सिंबल है जेड से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट में, किसी भी न्यूट्रल एटम में कोई चार्ज ना हो जिसके ऊपर, उसकी जितने प्रोटॉन होंगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे दैट विल बी इट्स एटॉमिक नंबर। न्यूट्रल की बात है ये, ठीक है, ये हम उसकी बात नहीं करें, चार्ज की बात नहीं करें। इफ चार्ज है तो चार्ज में हम सिर्फ प्रोटॉन चेक करेंगे। वैसे तो ये है कि अगर कोई एटम है जितने प्रोटॉन है वही एटॉमिक नंबर है, बट अगर कोई एटम अगर न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर। जैसे सोडियम था, सोडियम में हमारे पास कितने प्रोटॉन थे 11, इलेक्ट्रॉन कितने थे 11, तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 11। ठीक है, तो जितने प्रोटॉन हैं उतना ही एटॉमिक नंबर। बट अगर एटम न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। बट अगर एटम के ऊपर चार्ज है तब हम इलेक्ट्रॉन चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे प्रोटॉन। तो जितना प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर। अगर आपको किसी का प्रोटॉन पता चल जाए तो ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो उसका एटॉमिक नंबर, या आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो उसके प्रोटॉन। ओके, नाउ द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो सिंबल है हमारे पास कैपिटल ए। एटॉमिक मास, मास में देखो आपके पास हमने अभी पीछे बात की है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही कम है, बहुत लाइटर पार्टिकल है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम किसके मास की बात करेंगे? अगर हम इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल दें क्योंकि उसका तो मास बहुत कम है, तो किसके मास की हम बात करेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अभी पीछे मैंने बताया था किसी भी एटम का जो मास होता है वो सेंटर में होता है, और सेंटर में क्या है हमारे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोनों को अगर मैं दोनों के मास को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? एटॉमिक मास। ठीक है, तो वही डेफिनेशन बन गई हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टोटल कर दीजिए तो वो बन जाएगा हमारे पास एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके क्या बन गया? मास नंबर। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो सोडियम का ही है, सोडियम में मेरे पास प्रोटॉन है 11, न्यूट्रॉन मान लो मेरे पास 12 हैं, तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या बन जाएगा मेरे पास? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो तो कितना बन गया मेरे पास? 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना बन गया? 23, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टोटल करने के बाद। ठीक है, अब आपके पास देखो एटॉमिक नंबर आपको फाइंड आउट करना आ गया, एटॉमिक मास फाइंड आउट करना आ गया। आपको अगर एटॉमिक नंबर पता है यू कैन इजिली फाइंड द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आपको एटॉमिक मास पता है यू कैन इजिली फाइंड द न्यूट्रॉन। कैसे न्यूट्रॉन फाइंड आउट करोगे? एटॉमिक मास में से प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास आ जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है,
अब आपके पास किसी भी एलिमेंट की कैसे उसको नोटेशन देते हैं, कैसे उसको राइट करते हैं, तो आपके पास राइट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। और बेस में आप लिखोगे एटॉमिक नंबर और टॉप में आप लिखोगे एटॉमिक मास। कैसे, देखिए जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11 और एटॉमिक मास था 23। इन दिस वे यू कैन राइट ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का। जैसे मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का लिखना है एटॉमिक नंबर 12 और एटॉमिक मास 24, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को आपने सिंबल की फॉर्म में लिखकर उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को इस टाइप से आप लिखोगे तो इजीली आपको किसी भी एलिमेंट का पता चल जाएगा कि जो बेस में है वो एटॉमिक नंबर है और जो टॉप पर है वो एटॉमिक मास।